तो हेलो, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। मेरा नाम अभिषेक त्यागी है और मैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट हूँ एसेट प्लस में। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए एनएफओ के बारे में, जो कि है फ्रैंकलिन मल्टी कैप फंड का। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर सतीश प्रभु जी, हु इज वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ कंटेंट एट फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट। तो सतीश जी को 2 डिकेड से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में, एंड ही इज एसोसिएटेड विद फ्रैंकलिन टेम्पल्टन सिंस दिसंबर 2013। सो आई वेलकम यू सर एंड थैंक यू सो मच। आज आपने ऐसा Thank you, Abhishek. Thanks for this opportunity to speak to your partners. तो सर, जैसे आप मल्टी कैप फंड का एनएफओ लेकर आ रहे हैं, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि मल्टी कैप फंड ये होते क्या हैं एंड ये किस तरह फ्लेक्सी कैप फंड से अलग है। Okay, so basically अगर आप फ्लेक्सी कैप देखें या मल्टी कैप देखें, एक चीज दोनों में कॉमन है कि इसमें अलग अलग मार्केट कैप्स के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी आप लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन द सिमिलैरिटी एंड्स देयर। ओके, अभी आप मल्टी कैप लेंगे तो रेगुलेटर ने एक चीज बोली है कि आप लार्ज कैप में भी करो, मिड कैप में भी करो और स्मॉल कैप में भी करो, लेकिन हर एक में आप मिनिमम 25% यानी 25% आप हर एक में इन्वेस्ट करना ही होगा। ओके। तो ये तीनों का टोटल 75% हो गया, और जो बचे 25% है वो आप डिसाइड करो आपको किस में डालने। पूरे लार्ज कैप में डालने हैं तो डालो, पूरे मिड कैप में डालने हैं तो डालो, पूरे स्मॉल कैप जो भी करना है आप उसका आपके हिसाब से, आपके फंड मैनेजर को वो राइट है कि उनको आपको किस हिसाब से आपको एलोकेट करना है। फ्लेक्सी कैप में अगर आप देखेंगे, फ्लेक्सी कैप में आप पूरा का पूरा एक ही इसमें भी डाल सकते हो। 100% लार्ज कैप कर सकते हो, 100% मिड कैप कर सकते हो, 100% स्मॉल कैप। तो उसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप 25% ही करो, 50% ही करो। तो फंड मैनेजर को जितना मार्केट कैप में जो भी डालना है वो डाल सकता है। लेकिन आज की तारीख में फ्लेक्सी कैप अगर आप देखेंगे तो थोड़े लार्ज कैप की तरफ झुके हुए हैं। 60% उनका एलोकेशन लार्ज कैप में है, और कोई कोई फंड्स का 70-80% भी है, बट एवरेज 60% है। और 18% और 15% जो है मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन है। सो वो जनरली एक दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सी कैप एंड अ मल्टी कैप। ओके। सो अगर कोई इन्वेस्टर चाहता है किसी एक फंड में निवेश करके अक्रॉस मार्केट कैप उसको एक्सपोजर मिल जाए, तो फ्लेक्सी कैप सही रहेगा या मल्टी कैप सही रहेगा उसके लिए? सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क एपिटाइट। जो इन्वेस्टर का रिस्क एपिटाइट होता है उस हिसाब से उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि फ्लेक्सी कैप दोनों डाइवर्सिफाइड फंड्स है। तो दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व कि हम नॉर्मली इन्वेस्टर को बोलते हैं कि आप डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करो, इट्स अ गुड वे टू इन्वेस्ट। तो दोनों फंड्स डाइवर्सिफाइड है तो वो इशू नहीं है। लेकिन आप, मैंने जैसे बोला, मिड मल्टी कैप में 50% एलोकेशन इज फॉर मिड एंड स्मॉल। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा आपका रिस्क साइड बढ़ जाता है, लेकिन थोड़ा सा रिटर्न साइड भी बढ़ जाता है, बिकॉज मिड एंड स्मॉल कैप आपने देखा होगा कि रिटर्न्स भी अच्छे देते हैं। तो जिन इन्वेस्टर्स को वोलेटिलिटी की इतनी चिंता नहीं है कि वो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से डर जाते हैं, ऐसे लोगों को फ्लेक्सी कैप में जाना चाहिए। और जो लोग शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से इतना परेशान नहीं होते हैं, उनको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहिए, डिसेंट रिटर्न्स चाहिए लॉन्ग टर्म में, तो उनके लिए multi-cap is a better category. So long term में there is a potential that multi-caps are likely to outperform flexi-cap, which has happened in the past. But volatile periods में you may see that flexi-caps may do better. So दोनों टाइप, अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर चॉइस कर सकते हैं फ्लेक्सी कैप करना है कि मल्टी कैप करना है, डिपेंड्स ऑन देयर चॉइस ऑफ रिटर्न्स एंड रिस्क। ओके सर। तो अब हम बात करते हैं सर फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड एनएफओ के बारे में। तो आप मेरे को श्योर। बताइए, एक तो ये एनएफओ कब से कब ओपन हो रहा है हमारा, एंड कौन इसमें फंड मैनेजर हमारे रहने वाले हैं? श्योर। सो हमारा जो फंड है ये अभी 8 तारीख को खुलेगा, सोमवार को, और 22 तारीख को खत्म होगा। ओके। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 4 ये फंड मैनेजर्स हैं, बट 3 लोगों के रोल्स इंपॉर्टेंट है इसमें। सो जो संदीप मनम है लार्जली वो अगर हम कोई फॉरेन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे उस टाइप के रोल के लिए है। बट इसमें मेन हमारे सीईओ CIO खुद फंड मैनेजर है, जानकी रामन जी।
और जो इसमें किरण सेबेस्टियन भी है और अखिल कल्लूरी भी है। तो किरण सेबेस्टियन जो है, इन्होंने हमारा जो फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड है, ये उसके फंड मैनेजर है। और आप वो फंड का भी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो ये काफी एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर है। तो ये क्या करेंगे, ये मॉडल पोर्टफोलियोज रन करेंगे, लार्ज कैप के लिए, मिड कैप के लिए, मल्टी कैप के लिए ये मॉडल पोर्टफोलियोज रन करेंगे और उसमें से ये स्टॉक सिलेक्शन करेंगे। और जो अखिल कलूरी है, ये मिड और स्मॉल कैप के एक्सपर्ट है। तो इनको पता होता है कि कौन से सेक्टर में क्या चल रहा है और कैसे सिलेक्ट करना है वो सब। तो अखिल कल्लूरी जो है वो किरण सेबेस्टियन को हेल्प करेंगे कि इनमें से कैसे इनको स्टॉक सिलेक्शन, कौन से अच्छे सेक्टर्स या थीम्स लग रहे। और जो जानकी रामन जी है, वो ओवरऑल इसका सुपरविजन करेंगे। और मेन इनका काम है कि जो बचे हुए 25% है, जो हमने बोला 25% जो कंपलसरी है तीनों में, तो 75% तो कंपलसरी एलोकेशन, जो बचे हुए 25% है, उसके लिए क्या करना चाहिए, ये जानकी रामन जी डिसाइड करेंगे। ओके ओके। तो सर अब हम बात करते हैं इसमें आप क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले हैं फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड में। या तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, इसमें जैसे मैंने बोला 3 टाइप्स के मार्केट सेगमेंट्स है। तो पहले तो हम ग्रोथ की तरफ देखेंगे। अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो मिड और स्मॉल कैप से ग्रोथ आती है। तो आप अगर लार्ज, मिड और स्मॉल को कैटेगराइज करो और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स इन तीनों सेगमेंट्स के देखेंगे, तो मिड और स्मॉल कैप में आपको अच्छे रिटर्न्स दिखेंगे। लार्ज कैप में रिलेटिवली लोअर रिटर्न्स दिखेंगे। बट लार्ज कैप में आपको स्टेबिलिटी मिलती है रिटर्न्स की, बहुत ज्यादा रिटर्न्स फ्लक्चुएट नहीं होते लार्ज कैप में। तो इस फंड में आपको ग्रोथ एक स्ट्रेटेजी है मिड कैप और स्मॉल कैप के थ्रू, स्टेबिलिटी एक सेकेंड स्ट्रेटेजी है लार्ज कैप के थ्रू। तो ये दोनों आप कंबाइन करेंगे तो आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स जो बोलते हैं, कि आपको रिटर्न्स भी मिले और स्टेबिलिटी भी मिले। सो उस हिसाब से आपको अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलना चाहिए। दैट इज द होल एम ऑफ द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। और एक जो बात, इंपॉर्टेंट बात है कि आज हम इंडिया ग्रोथ स्टोरी के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी है, ये मल्टी डेकेडल ग्रोथ स्टोरी है, ऑल ऑफ दैट हम सुनते रहते हैं। बट अगर आप देखेंगे कि ग्रोथ स्टोरी कहां पे चल रही है, कहां पे रिटर्न्स आने के चांसेस हैं, तो ये रिटर्न्स जो है ज्यादातर ज्यादातर स्मॉल एंड मिड कैप्स में आने के चांसेस है। बिकॉज ये जो नए सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी या डिजिटल एक बहुत बड़ा सेक्टर है। आप कोई भी स्टार्टअप्स वगैरह ले लें, ये टेक्नोलॉजी की वजह से चलते हैं, ये डिजिटलाइजेशन की वजह। हमने ये जैम ट्रिनिटी सुना होगा, जनधन, आधार और मोबाइल। आज की तारीख में हम यूपीआई या स्कैनर से या कोई भी यूपीआई आईडी से हम पे करते हैं मोबाइल फोन के जरिए। तो ये सब जो है, ये सारे इंडस्ट्रीज इसको लिंक्ड है, यानी डिजिटलाइजेशन जो थीम है उससे लिंक्ड है। दूसरी एक थीम है, फॉर एग्जांपल प्रीमियमाइजेशन हो या फाइनेंशियल, जो हमने फर्स्ट कॉलम में दिया है। ये सब थीम्स जो हैं, ये सब ज्यादातर मिड और स्मॉल कैप्स में चलने वाले। एक हम आपको एग्जांपल दे सकते हैं, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स वाला जो पार्ट है, उसमें आप देखेंगे कि एएमसी यानी म्यूचुअल फंड्स लिस्टेड है, काफी सारे ब्रोकरेजेस वगैरह लिस्टेड है। ये सारे जो लिस्टिंग्स जो हो रहे हैं, ये सारे जो लिस्टिंग्स है, ये मिड एंड स्मॉल कैप्स में ज्यादातर हम देख रहे हैं। और जो हमने अभी बताया कि जो लास्ट के 25% है, बैलेंस 25% जो पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है, ये हमने एक इंटरनल फ्रेमवर्क बनाया है, जिससे हम इनका परफॉर्मेंस देखेंगे, स्मॉल एंड मिड कैप का परफॉर्मेंस देखेंगे, स्मॉल एंड मिड कैप का वैल्यूएशन देखेंगे, लार्ज कैप से कैसे कंपेयर हो रहा है, और इकोनॉमिक जो कोई वेरिएबल्स होगा उनको सब देख के हम मार्केट डायरेक्शन का एक अनुमान लगा के हम वो 25% लार्ज कैप में जाने चाहिए या स्मॉल एंड मिड कैप में जाने चाहिए, वो हम तय करेंगे। तो दिस इज व्हाट द स्ट्रेटजीज। और हमारा जो स्टॉक सिलेक्शन है, वो एक इंटरनल फ्रेमवर्क है जो हम QGSV बोलते हैं। तो क्यू यानी क्वालिटी, कंपनी की क्वालिटी कैसी है, तो मैनेजमेंट कैसा है, वो सब देखते हैं। फिर ग्रोथ देखते हैं, लार्जली बेसिक नंबर रिलेटेड, यानी बैलेंस शीट वगैरह में क्या नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। और सस्टेनेबिलिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये ग्रोथ आज है कल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आज भी है कल भी है,
ऐसा अगर ग्रोथ दिखेगा तो वो वैसे वाली कंपनीज देखते हैं। और वैल्यूएशंस, ये बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशंस है तो शायद हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे। रीजनेबली गुड वैल्यूएशंस है तो हम उसमें ये करेंगे। सो दैट इज लार्जली द स्ट्रेटजी। ओके, सो ये तो बात हुई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की। अब या इन्वेस्टर हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें इस फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, मल्टी कैप फंड में और फ्रैंकलिन में ही क्यों? तो इसका जवाब क्या होगा? सो एक तो मैंने जो बोला था, इंडिया ग्रोथ स्टोरी सबसे बड़ा रीजन है कि आपको इंडिया ग्रोथ स्टोरी एक रिकवरी साइकिल से गुजर रहा है। टिपिकली एक रिकवरी साइकिल जो होता है ना, 7-8 साल का होता है। हम करीबन 2-3 साल अभी खत्म कर चुके हैं। टिपिकली पोस्ट कोविड के बाद का जो साइकिल है वो हम देख रहे हैं कि इट विल रन फॉर अराउंड 7-8 years। और ये जो साइकिल है ये ज्यादातर इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे चलेगा। और इंडिया ग्रोथ स्टोरी आज कहाँ चल रही है इज लार्जली वन थीम जो हमने देखा है, मेक इन इंडिया। सब जगह पे आप देखेंगे कि मेक इन इंडिया के बारे में लोग बात करें। मैंने अभी रिसेंट एक आर्टिकल पढ़ा था कि वंदे भारत जो ट्रेन है उसमें काफी सारे कंपोनेंट्स हैं जो इंपोर्टेड कंपोनेंट्स है। तो उसके लिए गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ गिविंग सम फंडिंग ताकि वो सारे कंपोनेंट्स हम इंडिया में ही बनाएं। ओके। डिफेंस जो है, डिफेंस में हम काफी सारी चीजें इंडिया में ही आज बना रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स हम सोच रहे इंडिया में ही बनाए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव करके एक प्लान बनाया। तो और एक आर्टिकल था कि सोनी जो कंपनी है, जापान की कंपनी सोनी, उसमें इंडिया इज गोइंग टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉर सोनी। ओके। तो आज की तारीख में उनका उनका जो तीन तीन बड़े मार्केट्स हैं उनके, यूएस, चाइना एंड जापान। तो इंडिया इज गोइंग टू बी द नंबर 3 मार्केट फॉर देम। क्यों? बिकॉज उनके जो सारे पार्ट्स हैं वो हम इंडिया में बनाने की कोशिश करें। तो आपने आईफोन के बारे में सुना होगा कि काफी सारे आईफोन्स आज इंडिया में बन रहे, और वो सोच रहे कि 25% जो उनका एक्सपोर्ट है वो इंडिया से बने, बिकॉज चाइना को उनको कम इंपॉर्टेंस देना है। तो ये चाइना+1 जो एक थियरी है उसके हिसाब से भी, तो मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ी थीम है जिसमें ये सारे जो सेक्टर्स है इसके लिए बहुत पैसा गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने वाला है। 5 लाख करोड़ का बजट है फॉर द नेक्स्ट 5 years, और ये बढ़ भी सकता है। ओके। सेकेंड, हमने एक चीज देखी है कि लास्ट 3 साल में जितने भी लिस्टिंग्स हुए हैं 97% लिस्टिंग्स जो हुए मिड और स्मॉल कैप में हुए। 97%, सिर्फ 3% है जो लार्ज कैप में हुए। और ये सारे जो लिस्टिंग्स हैं ये सब न्यू सेक्टर्स, यानी मैंने जैसे बोला डिजिटल इज वन ऑफ द बिग सेक्टर्स, ऐसे सब सेक्टर्स में लिस्टिंग्स हुए हैं। और जो हम ट्रेडिशनल डाइवर्सिफाइड फंड्स अगर देखेंगे तो ये लार्ज कैप स्क्यूड होते हैं ज्यादातर, बिकॉज ये निफ्टी 500 फॉलो करते हैं जो 70% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है। तो आपको अगर इंडिया ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करना है तो आपने अभी देखा कि सारा जो फोकस है वो स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज में ही हो रहा है। जैसे स्टार्टअप्स जो है वो भी जब आएंगे वो स्मॉलर मिड कैप सेगमेंट में ही आएंगे। तो इसके लिए आपको ये सारे जो इंडस्ट्रीज है ये स्मॉल एंड मिड कैप में ही चलने वाले। तो दैट इज द रीजन दैट स्मॉल एंड मिड कैप इज लाइकली टू रूल। एंड इसके लिए मल्टी कैप्स फॉर इन्वेस्टर्स हु हैव द रिस्क एपेटाइट कैन लुक एट द फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड। ओके सर, ओके। सो अगर इसमें कोई निवेशक निवेश करता है मल्टी कैप फंड में, तो एक सजेस्टेड टाइम पीरियड क्या होना चाहिए कि इतने टाइम के लिए तो कम से कम उसको निवेश करना चाहिए? सो आई वुड से दैट टिपिकली इक्विटी फंड्स में 5 साल मिनिमम, ऐसा एक देयर इज अ थंब रूल कि 5 साल आप मिनिमम रुकिए। क्योंकि वॉलेट जो हिस्टोरिकल एनालिसिस है उसमें से हमने ये देखा है कि 5 साल के ऊपर टिपिकली इन्वेस्टमेंट में आपको नेगेटिव रिटर्न्स नहीं मिलते, रीजनेबली पॉजिटिव रिटर्न मिलते हैं बट नेगेटिव रिटर्न नहीं मिलते। सो आई वुड से मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 5 years। बट आप जितने ज्यादा लंबे समय तक इन्वेस्ट करोगे उतना उतना आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट आपको अच्छा मिल सकता ओके। सो अगर कोई निवेशक इसमें लगाता है तो कम से कम 5 साल मान के चले कि इसमें निवेश है। करना। मिनिमम, यस। तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने सभी क्वेश्चंस के जवाब काफी अच्छे से दिए। एंड ये हाँ जी। होपफुली ये हमारे इन्वेस्टर्स के लिए और हमारे पार्टनर्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा टू या डिसाइड कि इस एनएफओ में कैसे निवेश करना चाहिए।